संयुक्त राष्ट्र में अटल वाणी। न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार हिंदी में भाषण दिया भारत के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर, नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। हाल में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने का जो प्रयत्न किया है, संयुक्त राष्ट्र को उसे पूरी तरह स्वीकार और रद्द कर देना चाहिए। यदि इन समस्याओं का संतोषजनक और शीघ्र ही समाधान नहीं होता तो इसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि जिनेवा सम्मेलन का शीघ्र ही पुनः आयोजन किया जाए और उसमें पीएलओ को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना ही चाहता है। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत। धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र में अटल वाणी। न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार हिंदी में भाषण दिया भारत के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण का पहला प्रारूप मैंने तैयार किया था और उस समय पूरा विदेश मंत्रालय इस पक्ष में था कि राजनयिक मामले तो हिंदी में आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब उनका वो व्याख्यान प्रस्तुत किया गया और वो हिंदी में किया गया तो उन्होंने लिखा है कि 12 देशों के लोग उनके कमरे में पहुंच गए। और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आपने जो कहा, भले ही हम अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद सुन रहे हैं, अपनी भाषाओं में नहीं, वहाँ की 6 ही भाषाएं हैं, कि सभी ने कहा कि आप बोल रहे थे तो लग रहा था भारत और भारत की जनता और भारत की संस्कृति बोल रही है। तो राजनय में भाषा का एक अपना अलग महत्व होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में
अटल जी ने जब हिंदी में भाषण दिया तो विदेशों में रहने वाले करोड़ों भारतवंशी और प्रवासी भारतीयों के हृदय में उल्लास का संचार हो गया। उन्हें लगा कि हिंदी जो इतने बड़े देश की भाषा है उसका महत्व अब विश्व भाषा के तौर पर सारा संसार जानेगा। जब अटल जी ने भाषण दिया तो मुझसे बाद में जब मैं न्यूयॉर्क गया तो कई लोगों ने पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो आपके विदेश मंत्री हैं उन्होंने क्या हिंदू भाषा में भाषण दिया है? तो मैंने कहा नहीं, वो हिंदू भाषा नहीं है, वो हिंदी भाषा है, हमारे देश के हर आदमी की भाषा है और हमारी राजभाषा है। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। और उन्होंने भी जब शुरू किया था तो भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक लंबी अवधि के बाद कांग्रेस के शासन में परिवर्तन भी नहीं हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश के एक बड़े ही आदर्श और महत्वपूर्ण आंदोलन के बाद सरकार बनी थी। तो उस गौरव, उस गरिमा के साथ वहाँ भारत बोल रहा था। तो उन्होंने वाकई इसी से प्रारंभ ही किया कि मैं एक ऐसे प्रजातंत्र का प्रतिनिधि होकर आया हूँ जहाँ शांतिपूर्वक एक नया परिवर्तन हुआ है। ध्यान रहे कि ये वो दौर था जो बिल्कुल इमरजेंसी के बाद का दौर था, और इमरजेंसी एक तरीके से काला अध्याय रही हमारे लोकतंत्र के लिए, एकदम शर्मनाक दौर रहा लोकतंत्र के लिए। और बहुत सारे बड़े नेता जो मोरारजी देसाई के साथ थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो जेल में अपना वक्त गुजार कर आए थे। तो वाजपेयी जी ने यूएन की अपनी स्पीच में उल्लेख भी किया इस बात का, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मानवाधिकारों का हनन हुआ, जिस तरह से एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, तो ऐसे संवैधानिक इंतजाम किए जा रहे हैं, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि आगे ऐसा कभी न हो। मेरे ख्याल से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसे पूरा विश्व सुनना चाहता था, क्योंकि सबकी निगाहें भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उस पर थीं, और वो शर्मसार करने वाली एक घटना थी। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा, इसके इंतजाम किए गए, इसको सुनने की और इसको सुनाने की बहुत ज़रूरत थी इस दौर में। देखिए, पहली दफ़ा हिंदी को, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बल्कि लिंक लैंग्वेज है, उसको रिकग्नाइज किया वर्ल्ड वाइज। मतलब पहले अंग्रेज़ी में होता था। वाजपेयी साहब जानते थे अंग्रेज़ी, ये नहीं कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं, जैसे हर मुल्क अपनी अपनी ज़बान बोलता है, मैं भी इस ज़बान में बोलूँगा, हिंदी में। तो वो पहली दफ़ा, और उसका एक और महत्वपूर्ण था, मतलब एक और इम्पोर्टेंस चीज़ ये थी कि भाई पहली दफ़ा हिंदी वर्ल्ड सीन पे आई। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। श्री वाजपेयी ने एक नई परंपरा कायम की और बहुत सुंदर धारा प्रवाह भाषण उन्होंने दिया। लेकिन मैंने उनसे तब भी कहा था, भाषण के पहले भी और भाषण के बाद भी, कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की शैली नहीं है। क्योंकि अटल जी तो गंभीर से गंभीर बात को अत्यंत रोचक और सरल शैली में कहने के आदी हैं, अभ्यस्त है। लेकिन वो भाषण तो अफसरों का लिखा हुआ था, हालांकि उन्होंने उसको अच्छी तरह से देख लिया था, लेकिन फिर भी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की वैसी छाप नहीं थी जैसी कि उनके भाषणों में प्रायः होती है।
लेकिन फिर भी वो हिंदी का पहला भाषण था। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न ये है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। पूरे देश में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और सारे संसार में भी जो प्रवासी थे उन्हें भी मालूम पड़ा कि हाँ, अपने मूल देश की भाषा कौन सी है। इसके अलावा जिन लोगों ने कभी हिंदी का नाम तक नहीं सुना था, जो लोग कभी जानते नहीं थे कि भारत की भाषा कौन सी है, वो अटल जी की वजह से सारी दुनिया जान गई कि एक जानदार भाषा है जिसमें इतना ज़बरदस्त भाषण दिया जा सकता है। हाल में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने का जो प्रयत्न किया है, संयुक्त राष्ट्र को उसे पूरी तरह स्वीकार और रद्द कर देना चाहिए। यदि इन समस्याओं का संतोषजनक और शीघ्र ही समाधान नहीं होता तो इसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि जिनेवा सम्मेलन का शीघ्र ही पुनः आयोजन किया जाए और उसमें PLO को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये वो दौर था जब इजराइल और फिलिस्तीनियों की काफ़ी चर्चा भारत के मीडिया में होती थी। काफ़ी लोग जागरूक थे इस समस्या के प्रति, इस पर काफ़ी लिखा जाता था, पढ़ा जाता था इसको। और वाजपेयी जी ने PLO का उल्लेख किया। यासर अराफात तब बहुत बड़े नेता होते थे, जनप्रिय नेता होते थे, यहाँ पर लोग उनके साथ खड़े होते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे। तो उन्होंने उसका उल्लेख किया और कहा कि जिस तरीके से इजराइल वेस्ट बैंक में और गाज़ा में जिस तरह से बाहर के लोगों को लाके बसा रहा है, इसके दुष्परिणाम होंगे। वो हमें आगे दिखाई भी दिए, उसकी लड़ाई आज तक चलती है। लेकिन अगर आप देखें वाजपेयी की जो पार्टी है या वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनका जो झुकाव था वो थोड़ा सा इजराइल की तरफ भी रहा। भाषण के अंत में कहा जय जगत, जय हिंद नहीं जय जगत, क्योंकि भारत, उन्होंने कहा कि हम जिन 3 सिद्धांतों पर चलते हैं, सत्य अहिंसा शांति, उसके पहले से वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को लेकर के चलते हैं। और हमारे जो भी आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक निर्णय होते हैं उसमें हम विश्व को परिवार मानकर चलते हैं। तो इस तरह उन्होंने एक नए आदर्शों को एक ऐसी भाषा में रखा जो संयुक्त राष्ट्र के लिए अजनबी नहीं लेकिन एक नया जरूर था। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना ही चाहता है। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में अटल वाणी।